नमस्कार दोस्तों, एजुपर्ड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो आइए शुरू करते हैं धातु और अधातु। सबसे पहले जब हम बात करते हैं धातु और अधातु की, तो हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के तत्व देखने को मिल जाते हैं। उनमें से कुछ धातु होती है और कुछ अधातु होती है। तो इन तत्वों के बारे में आप जानते हैं पहले से थोड़ा बहुत। हमारे आसपास मुख्य रूप से कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर, सोना, ये सब धातुएं होती हैं। और अधातुएं वे होती हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन। आपने सबसे अच्छा, अगर मैं अधातु का उदाहरण दूं तो आप जानते होंगे हम सभी सांस लेते हैं और सांस में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सीजन एक प्रकार की अधातु है। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब अधातुएं हैं। अब मैं आपको अधातु और धातुओं के बीच में परिभाषा के रूप में अंतर बता दूं। धातु उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी प्रदान करते हैं, और अधातु उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये धातु अधातु में मुख्य अंतर है। जब हम बात करते हैं धातु और अधातु की, तो इनके गुणधर्मों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत धात्विक चमक, कठोरता, इनके रूप, आघात वर्धनीयता, इसके साथ ही तन्यता, ठीक है, तन्यता, और विद्युत के उष्मा के चालक हैं या नहीं ये, और घनत्व और ध्वनिक, ये चीज़ें आती हैं 8। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं भौतिक गुणधर्म में, लेकिन हमें जो इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है हम बस उसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धात्विक चमक। तो धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकता है, तो ये एक अपवाद है, ठीक है। फिर उसके बाद कठोरता की अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुएं बहुत ही कठोर होती हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, ये कठोर धातुएं हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती हैं कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हो इजीली, बहुत ही आसानी से। साबुन हम सबके घर में होता है, तो जिस प्रकार से साबुन होता है ठीक वैसे ही ये तीनों धातुएं होती हैं। इन्हें हम इजीली चाकू से, नाइफ से काट सकते हैं। और जब हम बात करते हैं अधातुओं की, तो अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती। सिर्फ कार्बन एक ऐसा अधातु है जिसका एक रूप, जिसे हम अपर रूप कहते हैं, हीरा, बहुत ही सख्त होता है, कठोर होता है। ये संसार का सबसे कठोर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। उसके बाद रूप की बात करते हैं। रूप का मतलब कि ठोस में है, द्रव में है, या गैस के रूप में पाया जाता है। तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, जबकि अधातुएं ठोस या गैसीय दोनों रूप में पाई जाती हैं। धातुएं ठोस तो होती है कमरे के तापमान, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। मरकरी, जो कि द्रवित, यानी जो कि थर्मामीटर में होती है, डॉक्टर के थर्मामीटर में आपने देखा होगा, ठीक है, ये पिघली हुई अवस्था में होती है। और ठीक है, तो ये सभी धातुएं ठोस होती हैं परंतु ये तरल रूप में होती है। ठीक उसी प्रकार से सभी अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में होती हैं, परंतु ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल रूप में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं आघात वर्धनीयता की। तो आघात वर्धनीयता क्या है? आघात का मतलब होता है चोट मारना, हथौड़े से पीटना। तो धातुएं आघात वर्ध होती हैं। इसका मतलब यह है कि धातुओं को हम पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती। जैसे अगर आप कार्बन मीन्स कोयला अगर आप लेते हैं, जो कि कार्बन का रूप है, तो उस पर अगर आप एक हथौड़ा मारेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो चूर चूर हो जाएगा, तो वो कहलाता है आघात वर्धनीयता नहीं है। फिर हम बात करते हैं तन्यता की। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को खींचकर लंबी तारों के रूप में ढाला जा सकता है। तो
धातुएं तन्य होती हैं जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती, यानी कोयले को खींचकर आप लंबी तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से विद्युत और ऊष्मा के चालक की अगर हम बात करें तो सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं, सिर्फ दो धातुओं को छोड़कर, सीसा यानी लेड Pb एंड मरकरी Hg। ये दो धातुएं हैं, ये विद्युत और ऊष्मा दोनों की कुचालक होती हैं। और अधातुओं में सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु फिर भी यहाँ फिर ग्रेफाइट का एक अपर रूप है, ग्रेफाइट एक अपर रूप है कार्बन का ही एक रूप है, तो ये सुचालक होता है। आपने पेंसिल में से जरूर देखा होगा, पेंसिल के जो बीच में काली सी जिससे लिखावट होती है वही जो है ग्रेफाइट होता है, तो उसमें करंट प्रवाहित होता है। इसके बाद घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व के रूप में धातुएं अधिक घनत्व वाली होती हैं, यानी उनका जो गलनांक होता है वो अत्यधिक होता है। परंतु उसके अलावा सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक कम होता है। और जब हम अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुओं का घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं, लेकिन धातुओं के घनत्व गलनांक उच्च होते हैं। लेकिन सिर्फ सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे कम घनत्व वाले और कम गलनांक वाले हैं। जब हम बात करते हैं ध्वनिक की, ध्वनिक का मतलब ये होता है कि जब हम धातु को किसी ठोस सतह पर टकराएं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, क्योंकि अगर कोयले को आप किसी ठोस सतह पर टकराएंगे तो उससे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ऑक्साइड जो है केमिकल गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, फिर भी इसमें दिया गया है तो आपको बता दें कि जितनी भी धातुएं हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया गया है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और अधातुएं, जितनी भी अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं वो सब की सब अम्लीय प्रकृति की होती हैं। तो ये तो था हमारे धातु और अधातु के बीच में भौतिक गुणधर्म। अब दोस्तों बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जब हम धातु के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है वायु के साथ अभिक्रिया। मैं आपको बता दूं कि रासायनिक गुणधर्म का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से कोई भी धातु वायु के साथ, जल के साथ और अम्ल के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया करती है। तो यहां पर सबसे पहले वायु के साथ अभिक्रिया दी गई है। वायु के साथ का मतलब यह है कि वायु में उपस्थित होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही अभिक्रिया करती है धातुओं से जलाने पर। कुछ धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं जो हवा में खुले छोड़ देने पर ही आग पकड़ लेती हैं, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो धातु को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, धातु को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर को जब हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो बना कॉपर ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम को जब हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो बना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार से जब हम मैग्नीशियम को अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से ऑक्साइड बनते हैं। जितनी भी ऑक्साइड होते हैं धातुओं के वो सारे के सारे क्षारकीय होते हैं। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। जैसे सोडियम और पोटासियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, इसलिए इन्हें अगर हम खुले में छोड़ दें तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से ये आग पकड़ लेती हैं, इनमें आग लग जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रियशील होते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड कुछ ऐसी धातुएं हैं जो वायु के साथ बहुत धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। प्रज्वलित का मतलब यह जलता नहीं है, आग नहीं निकालता, लपटें नहीं निकालता है ये, लेकिन ज्वाला में जब लोह चूर्ण डालने पर वो तेजी से जलने लगते हैं। यानी अगर हम जलती ज्वाला में लोहे के चूर्ण डालेंगे तो तेजी से जलेंगे। ठीक उसी प्रकार से कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, यानी कि कॉपर भी फ्लेम नहीं देता, ठीक है, आग की लपटें नहीं निकालता है जलाने पर, लेकिन ये काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यानी इसकी अगर हम इसे गर्म करें तो इस पे काले रंग की परत चढ़ जाती है और वो परत होती है कॉपर ऑक्साइड की, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा। ठीक उसी प्रकार से Ag यानी कि चांदी और Au यानी सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, बहुत कम, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं करते।
अब हम बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की। तो उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और जब हम इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो इसीलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा गया है, यानी दोनों तरह से ही प्रकृति को दिखाता है। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का उदाहरण दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि उभयधर्मी ऑक्साइड के जो उदाहरण हैं वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया है कि देखिए जब ये HCl से अभिक्रिया कर रहा है, HCl क्या है, एक अम्ल है, और वहां पर ये अभिक्रिया कर रहा है और एक क्षार की तरह अभिक्रिया कर रहा है, तो बन रहा है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में H2O बाहर निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया है। अब बात करते हैं जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो याद रखें दोस्तों, जल के साथ जो धातुएं हैं वो अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन सभी चीजें यही बनाती हैं। यानी धातु को जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा धातु ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन, और धातु ऑक्साइड फिर जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ अच्छी तरीके से कि जब यहाँ पर देखिए जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होंगी वो ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेती हैं और बहुत ही आराम से अभिक्रिया संपन्न होती है। और कुछ धातु ऐसी हैं जो कम अभिक्रियाशील हैं, तो वो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। और कुछ धातुएं जो हैं इतनी कम अभिक्रिया है, यानी कि और कम अभिक्रियाशील है, तो वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, जैसे लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। यानी Au का मतलब होता है गोल्ड औरस, और Ag मतलब होता है सिल्वर यानी चांदी। ठीक उसी प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, जिससे धातु क्या होती है, हल्की हो जाती है और ऊपर आ जाती है। तो ये था धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। और क्या बनाती है धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, तो धातु हाइड्रोक्साइड। पहले स्टेप में धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और फिर धातु ऑक्साइड प्लस जल दोबारा से, तो बन जाता है धातु हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं धातु हाइड्रोक्साइड के। जैसे सोडियम को अगर हमने रिएक्ट कराया वाटर से तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली, प्लस में ऊष्मा निकलती है। और कैल्शियम को अगर हमने H2O से कराया अभिक्रिया तो ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम, इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार से अन्य रिएक्शन भी होगी। तो अब हम बात करते हैं धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया का क्या मतलब है? तनु का मतलब होता है ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल 2% हो और जल 98% हो, यानी 98% जल वाटर और 2% यानी 2% अम्ल, उसे हम बोलते हैं तनु अम्ल। तो धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। लवण जैसे यहाँ पे देखिए FeCl2 ये लवण है, MgCl2 ये भी लवण है, ZnCl2 ये भी लवण है, और AlCl3 ये भी लवण है। तो यहाँ पर देखिए धातु आयरन है और अम्ल से अभिक्रिया कर रही है, तो लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनी। ऐसे मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया, ऐसे जिंक ने, और ऐसे ही एल्यूमिनियम ने। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो तनु हाइड्रोक्लोरिक या तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और मरकरी, यानी Ag का मतलब सिल्वर है, Hg का मतलब मरकरी है। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार से धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, तो उसे पढ़ने से पहले आप इसे जरूर देखें। यह है अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी। इससे यह पता चलता है कि कौन सी धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है पोटासियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। तो धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहाँ देखिए धातु का
और लवण विलयन और लवण विलयन क और धातु ख बाहर, यानी जो धातु ख थी वो बाहर हो गई। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए जिंक सल्फेट का विलयन है और आपने उसमें डाल दिया सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, जिंक को वहां से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और आयरन कम अभिक्रियाशील धातु है, तो इसलिए ज़्यादा शक्तिशाली तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं ताकि आपको 100% समझ में आए। तो आइए बात करते हैं धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया। तो जब कभी भी धातु के अधातु के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे धातुएं, जब मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप ध्यान से आपने सुना हो कि धातुएं उन्हें कहते हैं, उन तत्वों को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम है, ये एक धातु है और ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2 8 1। तो ये बाहर वाले कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। फालतू मीन्स कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर वाले कक्ष में। या तो ये सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, जो कि संभव नहीं है, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। देखिए यहाँ पे E- बाहर और 2 8 बन गया और जो देता है वो प्लस लगता है चार्ज, उस पर आयन आता है। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीन जो कि एक अधातु है, वो इसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7। तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया सोडियम से और ये बन गया 2 8 8। ठीक है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इस पर एक माइनस आ रहा है और इसने एक दिया है इसलिए इस पर सोडियम पे Na+ आ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में जुड़कर इसकी स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखाते हैं और इस प्रकार से जुड़कर Na+ और Cl- ये जो है कि आयनिक यौगिक बनाते हैं। जी हाँ, धातु और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म बहुत जरूरी है पढ़ने। क्यों? इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे भौतिक प्रकृति। तो ये ठोस होते हैं और कठोर भी होते हैं और ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का क्या मतलब होता है? भंगुर का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि अगर हम जैसे शीशा ले लें और शीशे को कुछ ऊंचाई से फर्श पे छोड़ें तो क्या होगा? शीशा कई भागों में टूट जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। तो वो कहलाता है भंगुर, भंगुरता। तो धातुएं, ठीक है, तो ये जो आयनिक यौगिक हैं ये भंगुर होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच बहुत ही शक्तिशाली वैद्युत ऋणात्मक बल कार्य करता है। क्यों? क्योंकि साइंस के अनुसार दो अपोजिट चीजें यानी विपरीत चीजें एक दूसरे को बहुत तेज आकर्षित करती हैं, तो इसलिए इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन होते हैं, तो बहुत ही शक्तिशाली इसमें आबंध होता है। तो इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च हैं। ठीक उसी प्रकार से घुलनशीलता की बात करें तो आयनिक यौगिक जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऐसे घुलनशील पदार्थों में वो घुलनशील नहीं होते। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को हम अकार्बनिक पदार्थ, ठीक, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत चालकता की। तो विद्युत चालकता का मतलब यह है कि विद्युत, जब हम आयनिक यौगिकों के विलयन बनाते हैं, ठीक है, तब तो वो विद्युत धाराओं को प्रवाहित करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी अगर हम आयनिक यौगिकों को गली हुई अवस्था में रखें तो वो बहुत ही अच्छे सुचालक हैं। ठीक है, लेकिन ठोस अवस्था में जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो मुक्त नहीं होता, जबकि गलित अवस्था में यानी घुली हुई अवस्था में, विलयन में, ये दोनों ही आवेश होते हैं और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवेश की जरूरत होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ जो बेल का बटन है उसे जरूर दबाएं, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।